बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के टीम की घोषणा कर दी गई है। अब सभी अटकलों से पर्दा उठ गया है। 65 नामों का ऐलान किया गया है। इसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, मीडिया में जिन लोगों को नई जिम्मेदारी दी गई है, पूरी सोशल मीडिया की टीम को बदल दी गई है। इसमें युवा और अनुभवी के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है। जहां तमाम अनुभवी नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं महासचिव भी संगठन के मजे हुए लोगों को बनाया गया है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो पहले भी महासचिव थे, जिसे अब भी महासचिव ही रखा गया है। इसमें समाज के सभी तबकों को स्थान दिया गया है। पूरे देश भर के 23 राज्यों के कार्यकर्ताओं और नेताओं को स्थान दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट पर विशेष फोकस किया है बीजेपी ने। अलग ही प्रकोष्ठ नॉर्थ ईस्ट का बना दिया है और उसकी पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर संबित पात्रा को सौंप दी गई है। अगर पूरे लिस्ट पर आप ध्यान दें तो इसमें 18 सांसद हैं, 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 प्रोफेसर हैं, 6 PhD होल्डर हैं, 4 इसमें प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, चार्टर अकाउंटेंट भी हैं, इसमें वकील भी हैं, इंजीनियर भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि स्मृति ईरानी को उत्तर प्रदेश के कोटे से महासचिव बनाया गया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जो पहले भी बीजेपी के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें फिर से कोषाध्यक्ष बनाया गया है, जिससे कई बातें अब सामने आ रही हैं। यानी पीयूष गोयल फिर से पूरी बीजेपी की जो रुपए पैसे की स्थिति है, कोष की जो स्थिति है, उसको देखेंगे। इसके साथ ही अनिल बलूनी, जो पहले मीडिया के राष्ट्रीय प्रभारी थे, वो प्रभारी बनाए रखे गए हैं और बाकी जो उनकी टीम है उसे बदल दिया गया है। सोशल मीडिया की पूरी टीम को बदल दिया गया है, क्योंकि पीछे जब छात्रों के आंदोलन हुए थे तो उस समय कहा गया कि बीजेपी की सोशल मीडिया टीम कमजोर पड़ गई है। और महिलाओं को इस बार विशेष स्थान दिया गया है। 5 महिलाओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है, 4 महिलाओं को सचिव बनाया गया है, स्मृति ईरानी को महासचिव का पद दिया गया है। यानी सभी पदों पर महिलाएं रखी गई हैं। हालांकि बीजेपी के संविधान के मुताबिक 33% महिलाओं को संगठन में स्थान मिलना है, ये बीजेपी का संविधान कहता है। तो उस हिसाब से इस बार महिलाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सभी पदों पर दी गई है। बाकी समाज के सभी तबकों को भी इसमें स्थान दिया गया है। हालांकि संगठन की अगर बात करें तो चुनावी राजनीति से बिल्कुल अलग होता है। इसमें क्षेत्रीय और जातीय समीकरण और संतुलन को नहीं देखा जाता है। इसमें सिर्फ अनुभव, काम करने की दक्षता और संगठन को कैसे आगे लेकर बढ़ सकते, इसे देखा जाता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष युवा हैं, तो उनकी टीम को भी उसी हिसाब से तय किया गया है, लेकिन अनुभव को भी इसमें साथ रखा गया है। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि CJI सूर्यकांत की तरफ से यह साफ तौर पे कहा गया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला था, जिसमें कहा गया था आय से संपत्ति के अधिक मामले में इस मामले को लेकर के ED और CBI की जांच की बात की गई थी, उसके बाद अब ये मामला सामने आया है कि बाकायदा कहा गया है कि इसको जो है नहीं आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जाहिर तौर पर ये एक राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत की खबर है। तो वहीं आपको बताएं, इससे पहले राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाई कोर्ट में बाकायदा एक केस दायर किया गया, जिसमें हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों अनुसार ED और CBI की जांच की बात की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट जब वो गए तो उनकी तरफ से इस मामले पर आदेश आया है कि इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जाए। यानी राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ सईद आमिर, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आज राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंद लिफाफे के अंदर में SIT 3 सप्ताह के अंदर में रिपोर्ट पेश करे। वहीं रिपोर्ट पेश होने के बाद तमाम तरह के जो सवाल हैं, कहीं ना कहीं अब उन पर विराम लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे में तमाम जो अधिवक्ता थे याचिकाकर्ताओं के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता को अपनी जो बात है वो भी कहेंगे। साथ ही साथ अब तमाम जो अधिवक्ता हैं वो जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता को लिखित में अपने सुझाव देते हुए नजर आएंगे। 3 सप्ताह के अंदर में SIT को अपना जवाब बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना है। देखना ये होगा आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट की ओर से राम मंदिर ट्रस्ट भूमि और ट्रस्ट फंड को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाया जा सकता है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ ये 2 वसली, न्यूज स्टेट,
दिल्ली। बच्चों के यौन शोषण से संबंधित ऑनलाइन कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑनलाइन विज्ञापनों के ऐड चलते हैं उन पे भी सवाल उठाया है। याचिकाकर्ताओं ने ये अपना मुख्य बिंदु रखा, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भारत की पुलिस को पूरी तरह से जानकारी नहीं दी जाती है। ऐसे में अमेरिका की जो संस्था है डायरेक्ट वहां से सीधा संवाद किया जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब मांगा है। ऐसे में तमाम तरह के सवाल लगातार खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर संजीदा है। साथ ही साथ बच्चों के यौन शोषण वाले मामले अक्सर खासतौर से जो वीडियो के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नजर आते हैं, अब उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना तय है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांग लिया है। देखना ये होगा आने वाले समय में जो सुप्रीम कोर्ट को खासतौर से केंद्र सरकार की ओर से जब जवाब दिया जाएगा तो जवाब में क्या कुछ मुख्य बिंदु रहेंगे। वहीं जो पेड विज्ञापन है, अगर उनकी बात की जाए तो लगातार अगर मामले पॉस्को एक्ट के हों या फिर अन्य भारत की पुलिस को जानकारी देने वाले मामले हों, उनमें कहीं ना कहीं जो देरी होती है उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल लगातार खड़े हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट को जवाब मिलने के बाद तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं और ख़ास तौर से बच्चों के जो यौन शोषण के मामले हैं उन पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता के साथ में चिंता जताई है, ये अपने आप में कई बड़े संकेत दे रही है। बस अब इंतजार है तो सिर्फ इस बात का, जब केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे दिया जाएगा उसके बाद जो आगामी कार्रवाई है वो क्या कुछ होती है, ये अपने आप में देखने वाली होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ ये दुआ सलीम, न्यूज़ स्टेट दिल्ली। मॉडल और एक्ट्रेस तुषा शर्मा की मौत के मामले में दिल्ली एम्स ने काफी हद तक पर्दा हटा दिया है। दिल्ली एम्स के 5 सदस्यीय डॉक्टर ने तुषा का पोस्टमार्टम करने के बाद ये साफ कर दिया है कि हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया गया है कि तुषा के शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं और ना ही मौत के समय कोई संघर्ष जैसे चिन्ह उसके शरीर पर दिखाई दिए। एम्स ने अपनी 11 पेज की रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट में बता दिया है कि तुषा की जो मौत लगातार चर्चा में रही वो आत्महत्या है। उधर सीबीआई ने अपनी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 350 पेज से ज़्यादा की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है और उसमें दहेज हत्या के लिए गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह उनके बेटे दोनों को आरोपी बनाया है, यानी दहेज एक्ट की रिपोर्ट सौंप दी है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब अदालत को तय करना है। एक तरफ तो एम्स ने इसे आत्महत्या माना है और दूसरी ओर सीबीआई इसे दहेज हत्या मान के चल रही है। फिलहाल तो देखिए अब आगे का फैसला अदालत को करना है कि इस केस में अब किस तरह का मोड़ सामने आता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हाईवे पर टोल देने वाला फास्टैग अब केवल गाड़ी के वाहनों पर फास्टैग कटवाने के लिए काम नहीं आएगा, बल्कि इससे कई बड़े परिवर्तन भी अब होते हुए नजर आने शुरू होंगे, जिससे साफ तौर पर सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो देश को बहुत बड़ी मजबूती मिलने वाली हो रही है। साफ तौर पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं जिससे फास्टैग कटता है, अब उनकी पूरी निगरानी सड़क परिवहन मंत्रालय करेगा, यानी साफ तौर पे ईडी, पुलिस और अन्य एजेंसियां उस पर पूरी निगाहें रखेंगी। कहा जा सकता है कि आतंकी गतिविधियां हों या फिर ब्लैकलिस्ट वाहन जिनको सरकार ने कर दिए हैं और वो फास्टैग के द्वारा जब रोड पर निकलेंगे और फास्टैग टोल क्रॉस करेंगे तब उसकी सूचना सीधा जांच एजेंसियों को जाएगी, जिससे होने वाले जो अपराध हैं उन पर भी अंकुश लगना शुरू होगा और जो आतंकवादी गतिविधि होती हैं वो भी अब पूरी तरह से विराम लग जाएंगी। हालांकि तमाम तरह के सवालों के बीच में अब एक और नई पहल भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। इसका पूरा जिम्मा परिवहन विभाग का मंत्रालय उठाता हुआ नजर आना शुरू होगा। ऐसे में तमाम तरह के सवाल, संकेत, जवाबदेही ये तीनों तय भी होते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं अपराध पर भी अंकुश लग जाएगा। जिन वाहनों को पहले ही ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है, अब वो वाहन जब फास्टैग पे गुजरेंगे और ख़ास तौर से जब टोल प्लाजा पर पहुंचेंगे और वहां से निकलने का प्रयास करेंगे तो उसकी पूरी सूचना एजेंसियों के पास चली जाएगी, चाहे उसके अंदर ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो या फिर अन्य सुरक्षा एजेंसियां हों, जिससे साफ तौर पे आतंकी गतिविधि हो या फिर ब्लैकलिस्ट हुए वाहन जो खास तौर से चोरी हुए वाहन होते हैं
जब वो गुजरना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी भी पकड़ होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये काफ़ी अच्छी पहल मानी जाएगी और इस पहल के लिए तमाम तरह के प्रयास अभी से शुरू कर दिए गए हैं। देखना ये होगा ये प्रयास कब तक सफल हो पाते हैं और फिर इनसे कितना बड़ा अपराध पर अंकुश लगता है, विराम लगता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शाह से न्यूज़ 8 दिल्ली। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में नाग पंचमी के अवसर पर स्वीप प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गोरखनाथ मंदिर में का आयोजन हुआ था, उन जो पुरस्कार विजेता और जो रनरअप हैं उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बतौर सांसद योगी आदित्यनाथ नाग पंचमी के दिन में गोरखनाथ मंदिर में जो कुश्ती प्रतियोगिता होता है उसमें सम्मिलित होते हैं और जो विजेता होते हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है उसी तरह से खेल में भी जो बच्चे युवा जो रुचि ले रहे हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार संसाधन उपलब्ध करा रही है। और जो खेल स्पर्धा, सांसद खेल स्पर्धा, विधायक खेल स्पर्धा से गांव-गांव में स्टेडियम बनाया जा रहा है। जो युवा है, जो युवा शक्ति है, वो खेलों में आगे बढ़े और आने वाले 2030 में जो ओलंपिक गोरखपुर में होने वाला है उसको लेकर अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के युवा तैयारी करें कि जो मेडल है वो उत्तर प्रदेश और भारत को ही मिले। संजय कुमार, गोरखपुर। लखनऊ के अलीगंज में रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कमर्शियल एक्टिविटीज़ चलाने के दौरान आग लगी थी और 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ऐसी इमारतों को चिन्हित शुरू कर दिया था जिनमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, नक्शे के विपरीत, उसके लिए वो अधिकृत नहीं है। लिहाजा कुल 100 से ज़्यादा इमारतें लखनऊ में चिन्हित की गई थी। खाली 50 से ज़्यादा बिल्डिंगें जो है वो अलीगंज में चिन्हित की गई थी। ये बिल्डिंगें ऐसी हैं जो रेजिडेंशियल इलाके में हैं पर इनमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से ऐसे लोगों को नोटिस सर्व किया गया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने न्याय मित्र नियुक्त कर दिया है जो 24 अगस्त को राजधानी लखनऊ में ऐसी जो इमारतें हैं उनका सर्वे करेंगे और दोनों तरफ के दस्तावेज, लखनऊ विकास प्राधिकरण के और जो इमारतों के मालिक हैं उनके दस्तावेज के आधार पर यह तय होगा कि इन इमारतों पर किस तरह की कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस मामले में आज से ही कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसी बिल्डिंगें जो अवैध घोषित की गई हैं उनमें दोबारा नोटिस इशू की जा रही ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें डेमोलिश किया जाए। हालांकि इस मामले में चूंकि मामला प्राधिकरण में है तो ऐसे में ये भी रास्ता निकलता है कि कंपाउंडिंग जमा करा के अगर ये बिल्डिंगें जो है वैध हो सकती हैं तो इन्हें वैध भी घोषित किया जा सकता है। फिलहाल आज से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आज से नोटिस सर्व की जाएगी। लखनऊ से जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश। चमोली टनल हादसे में ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। 5वें दिन भी रेस्क्यू दल के द्वारा लगातार टनल के अंदर रेस्क्यू एवं बचाव का कार्य वहां पर किया गया। इस हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं 2 श्रमिक अभी भी लापता चल रहे हैं। बता दें टनल के अंदर अभी पानी पूरी तरह से निकाल दिया गया है लेकिन कीचड़ भी भारी मात्रा में भरा हुआ है जिसकी वजह से रेस्क्यू दल को राहत एवं बचाव कार्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस 13 अगस्त की यह घटना है जिसमें 22 लोग टनल के अंदर फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन सहित तमाम रेस्क्यू एजेंसी के द्वारा युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया जिसमें 20 लोगों को निकाला गया। वहीं 2 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। अभी जिला अस्पताल में 7 लोगों का इलाज चल रहा है। एक जो श्रमिक था जो गंभीर रूप से घायल था उसे ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं जो 4 अन्य श्रमिक थे उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कहीं न कहीं पूरा प्रशासन लगातार इस रेस्क्यू अभियान में युद्ध स्तर पर जुड़ा हुआ है ताकि अंदर जो 2 श्रमिक फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। इस पूरे टनल में लगातार जो बारिश है वो कहीं न कहीं जो रेस्क्यू दल के लिए संकट पैदा कर रहा है। लगातार बारिश होने की वजह से रेस्क्यू दल को काम करने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए अभी जो वो टोटल वर्कर की संख्या 22 थी उसमें से 20 लोग निकाले जा चुके हैं। अभी 2 लोगों की तलाश और जारी है। 20 में से 8 लोग मृतक हैं।
सर क्योंकि वहाँ देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश कर ही दिए हैं मजिस्ट्रेट जांच के, तो हमारे स्तर से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए जा रहे हैं। बाकी जो उसका टेक्निकल जांच है, अन्य जांच है, वो कंपनी या अन्य भारत सरकार के माध्यम से हो रही है। चमोली से न्यूज स्टेट के लिए संदीप। यही वो उनका विद्यालय है जहां पर 15 अगस्त को आईपीएस अधिकारी की मां ने झंडारोहण किया था और इसी के बाद जो है वो जाकर अपने पैतृक आवास पे रुकी थी और उसी रात जो है उनकी मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। हम आपको दिखा दें कि यहाँ से उनका जो है घर से उनका पार्थिव शव आज विद्यालय लाया गया है। यहाँ उनके आईपीएस अधिकारी बेटे, उनकी बहू और उनके परिवार और समाज के अन्य सदस्य लोग हैं जो यहाँ से उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं और यहाँ से ले जाकर अयोध्या में अब इनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल सवाल वहीं पर जहाँ से शुरू हुआ था वहीं से फिर हम शुरू करना चाहते हैं कि हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस अभी इस मामले में पूरी तरीके से खाली हाथ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो काज अपडेट स्पष्ट नहीं होने के कारण जो बिसरा प्रिजर्व किया गया है और जो फॉरेंसिक टीम को भेजा गया है जांच के लिए, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। आज दिनांक 16/8/2026 को दिन में 1:13 पर रमेश चंद्र मिश्रा नामक व्यक्ति ने थानाध्यक्ष मालीपुर को यह सूचना दी, ग्राम रूढ़ा धमारुआ के रहने वाले श्री आशुतोष मिश्रा जी की माताजी का सुबह 8 बजे हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उसके पश्चात लगभग 2:30 बजे आशुतोष मिश्रा जी ने बताया कि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी मां की किसी ने हत्या कर दी है और उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो भी उनके शरीर पर मौजूद नहीं है। तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए फॉरेंसिक यूनिट और अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। इससे शरीर पर कोई भी जाहिरा चोट के निशान या फाइट मार्क्स नहीं दिखे। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया एवं 3 डॉक्टर्स का पैनल बनवाकर वीडियोग्राफी के साथ पीएम की कार्रवाई हुई है, जिसकी रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ में विसरा प्रिजर्व होना आया है। हार्ट को हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा, जिससे कार्डियक अरेस्ट की स्थिति पर स्पष्टता आ सके। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस विभाग पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। अंबेडकर नगर से न्यूज स्टेट के लिए प्रवीण उपाध्याय। एलपीजी गैस सिलेंडर की केवाईसी कराने की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है। 16 अगस्त तक केवाईसी करानी थी, लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी कतारों को देखते हुए और सर्वर में आई तकनीकी खामियों को देखते हुए सरकार के द्वारा तारीखें बढ़ा दी गई हैं। यानी अब 23 अगस्त तक आप अपने एलपीजी गैस सिलेंडर की केवाईसी करा सकेंगे। और शहरी इलाकों की बात करें तो नए नियमों के तहत 25 दिनों में गैस सिलेंडर बुक होगा और ग्रामीण इलाकों में 45 दिनों के अंदर एलपीजी का गैस सिलेंडर बुक करना होगा। वहीं ओटीपी के माध्यम से अब जो सिलेंडर है उसकी डिलीवरी होगी। जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराया जाएगा उस पर ओटीपी लेने के बाद ही गैस सिलेंडर की डिलीवरी दी जाएगी। गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर सप्लाई के नियमों में बदलाव किया है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर और विश्व प्रसिद्ध जो है नाग पंचमी के अवसर पर नाग चंद्रेश्वर महादेव के दर्शन आज उज्जैन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पर जो है लाखों की संख्या में, यानी अगर प्रशासन की माने तो अभी 6 लाख से अधिक लोग यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। वहीं दर्शनार्थियों की बात की तो यहाँ पर दर्शनार्थियों का दबाव काफ़ी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर जो है दर्शनार्थियों में युवतियाँ एवं महिलाएं जो है उमस और गर्मी के कारण जो है बेहोश होती हुई नजर आई है, जिन्हें प्रशासन ने एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है और वहां पर जो है डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है। इस घटना के बाद जो है यहाँ पर एक अफवाह सी फैल गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर भगदड़ मची है, लेकिन प्रशासन ने अधिकृत जो है सूचना जाहिर की है और अधिकृत बयान जारी किया है कि इस प्रकार की कोई भी घटना जो है नाग चंद्रेश्वर दर्शन के दौरान नहीं हुई। और नागपंचमी के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन निर्बाध रूप से जारी हैं। कुछ मीडिया एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक खबरें जो है प्रसारित की गई हैं। इसके संबंध में यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई अफरा तफरी या इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। सभी श्रद्धालु बहुत ही सुगम रूप से मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आज नागपंचमी एवं सावन का सोमवार होने के कारण बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर के दर्शन किए हैं। अभी 12 बजे तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालु
भगवान नागचंद्रेश्वर के और 2 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर चुके हैं। सभी श्रद्धालुओं को मंदिर समिति के द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रदान की गई हैं। दर्शन मंदिर में निर्बाध रूप से बहुत ही सुगमता के साथ में जारी है। जय श्री महाकाल। जो दर्शन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित की जा रही है और लोगों से निवेदन किया है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और जो है दर्शन जो है लगातार जारी है, जिसमें महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन और नागचंद्रेश्वर महाराज के दर्शन दोनों के दर्शन जो है पृथक पृथक रूप से जारी है।